नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग इतिहास की सीरीज में संगम युग की चर्चा करेंगे। संगम युग जो है साउथ इंडिया से जुड़ा हुआ है, दक्षिण भारत से, और इसमें तमिलनाडु मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र और कुछ कर्नाटका के क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित हैं। इसको महापाषाणीय संस्कृति भी कहा जाता है, मेगालिथिक जो है कल्चर, क्योंकि पाषाण का मतलब होता है चट्टान और महा का मतलब होता है बड़ा 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 जो चट्टान है इनके कब्रों पर रखा जाता था। जब इनके कब्र होते थे उसके ऊपर में रखा जाता था, इसलिए इसको महापाषाणीय संस्कृति भी कहा जाता है। आइए चलते हैं। दक्कन के पठार तथा सुदूर प्रायद्वीप में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास में महापाषाणीय संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति का लोगों का पता हमें बस्तियों से नहीं बल्कि उनके कब्रों से पता चलता है, जो महापाषाण कहलाती हैं। ठीक है, तो कब्र को जो है महापाषाण कहा जाता है, इनके कब्रों को। आगे चलते हैं। इन कब्रों में अस्थि पंजर के साथ लोहे की वस्तुएं और मृदभांड मिले हैं, जो टेराकोटा है वो मिला है। इन मृदभांडों में काला व लाल मृदभांड सर्वाधिक प्रचलित था। महापाषाणीय संस्कृति के लोग मृतकों के अस्थि पंजर को लाल कलश में डालकर गड्ढे में दफनाते थे। ये लोग धान और रागी की फसल उपजाते थे। जैसे आजकल हम लोग का जब किसी का मृत्यु होता है तो उसके जो है हड्डियों को, अस्थि पंजर को कलश में डालकर गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, लेकिन ये जो है दफनाते थे अस्थि पंजर को लाल कलश में डालकर। ये लोग जो हैं धान और रागी की खेती मूल रूप से करते थे। दक्षिण भारत के मस्की, संगन, कल्लू, हलूर, कुनरत्तूर तथा तिरुकम पुलियर से महापाषाणिक कब्रों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो है मदुरै, पैरुम्बैर से भी महापाषाणिक कब्र मिले हैं। नाम थोड़ा सा टफ है क्योंकि नाम जो है तमिल भाषा में है, कन्नड़ में है, इसीलिए थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा नाम को याद करने के लिए। जैसे मस्की है तो ये कर्नाटका में है। तो दक्षिण भारत में कुछ ये सब स्थल हैं जो महापाषाणीय संस्कृति से यानी कि संगम काल से जुड़े हुए हैं। संगम काल मूलतः जो है चोल, चेर और पांड्य से जुड़ा हुआ है, और जो चोल जो हैं वो प्राचीन भारत में भी आते हैं और मध्यकालीन भारत में विद्यालय स्थापना कर रहा है चोल वंश का 9वीं 10वीं शताब्दी में भी। तो 2 बार आता है इनका जिक्र, तो इसीलिए ध्यान रखना है, मिक्स नहीं करना है दोनों काल को। संगम का मतलब क्या होता है, चलिए इसके तरफ चलते हैं। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मिलन। यह प्राचीन भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के तमिलकम प्रदेश में तमिल कवियों एवं विद्वानों का मिलन था। यह संस्कृत भाषा का शब्द है। संगम कन्फ्लुएंस, मिलन इसका मतलब होता है, और प्राचीन भाषा में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के तमिलकम प्रदेश में कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलता है, महाराष्ट्र से। तुंगभद्रा भी उसी के नज़दीक से निकलता है, नीचे से। और कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो क्षेत्र था उसको तमिलकम कहा जाता था। इसके अंतर्गत 3 राज्य चोल, चेर, पांडे का अध्ययन किया जाता है। चोल मूल रूप से तमिलनाडु, चेर जो है दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु, और पांडे जो हैं चेर जो है केरल, और पांड जो है दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु में इनका जो है राज्य था। तीनों संगम पांड्य राजा के यहाँ आयोजित, किंतु चेर राज्य की जानकारी ज़्यादा प्राप्त होती है। अब पूछा जाएगा कि तीनों संगम किस राजा के यहाँ पर आयोजित किया गया था, तो पांड्य राजा के यहाँ, यानी कि पांडे जी के यहाँ किया गया था तीनों का। किंतु चेर राज्य की जानकारी ज़्यादा प्राप्त होती है। और पूछा जाएगा कि कौन से राज्य की जानकारी ज़्यादा प्राप्त होती है, तो चेर राज्य की। पांड राजा का प्रथम उल्लेख किसने किया है, तो मेगास्थनीज जो था इंडिका, इसने ग्रंथ लिखा है, और सेल्यूकस निकेटर का दूत था, ग्रीक था यानी कि यूनानी था, ये भारत में आया था। अशोक के किस अभिलेख में चोल, चेर और पांडे का उल्लेख मिलता है, ये क्वेश्चन आता है। तो अशोक का जो है दूसरा अभिलेख में चोल, चेर और पांडे का उल्लेख मिलता है। 8वीं सदी के किस विद्वान के भाष्य में तीनों संगम का वर्णन है, तो ये है इरैयनार अगपोरुल के भाष्य में तीनों संगम का वर्णन है। 8वीं सदी के ये विद्वान हैं। संगम युग की तिथि क्या है, तो बहुत ये कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है तिथि को लेकर, लेकिन जो सबसे मान्य तिथि है वह है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। श्रीनिवास अयंगर का ये मत है।
नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि 500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, और बहुत सारे अन्य पश्चिमी विद्वानों का भी मत है, लेकिन जो सबसे मान्यता प्राप्त है वो है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, लगभग 1000 वर्ष। लेकिन अभी आगे और भी कंट्राडिक्शन आएगा, लेकिन ये सब जो तथ्य हैं वो ख्याल रखना है, ध्यान में रखना है बस। प्रथम संगम जो है, केंद्र जो है इसका मदुरा है, अध्यक्ष जो है ऋषि अगस्त या अगत्यार, इनको ऋषि अगस्त को बोला जाता है कि दक्षिण भारत को आर्यकरण करने का जो श्रेय है इनको जाता है, ऋषि अगस्त को। इनको माना जाता है कि उत्तर भारतीय एक संत थे। पहला जो मदुरा में जो हुआ संगम, उसमें 549 सदस्य थे, 89 पांड्य शासकों का संरक्षण था। इस संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आकस्य नामक ग्रंथ जो है किसकी रचना है, तो ऋषि अगस्त की रचना है। यह संगम सबसे अधिक समय तक 4400 वर्षों तक चला था। अब 4400 जो यहाँ वर्ष है, और बोला जा रहा है कि 1000 साल तक लोग का अस्तित्व रहा है, तो ये 4400 वर्ष क्या है? दरअसल हो सकता है कि वो वीक को 10 वीक को या 7 वीक को 1 वर्ष मानते हो, इस तरह का उनका कैलकुलेशन जो है होता रहा हो, जिसके कारण से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है वर्ष को लेके। द्वितीय संगम जो है इसका केंद्र जो है कपाटपुरम, और अब इसमें जो है बहुत कंट्राडिक्शन है वर्ष को लेके, लेकिन आमतौर पे यही माना जाता है। द्वितीय संगम जो है इसका केंद्र जो है कपाटपुरम अथवा अलवई है। इसका अध्यक्ष जो है अगस्त थे इसका भी, और जैसे पहला का मदुरा था, दूसरा का कपाटपुरम, और इसके बाद में अगस्त के बाद में इनके शिष्य जो हैं तोलकापियर द्वितीय संगम को आगे बढ़ाते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है उसी के दौरान। इसमें 49 सदस्य थे, 59 पांड्य शासक का इनको कंजर्वेशन था, संरक्षण था। 3700 वर्षों तक चला और 3700 कवियों की रचना इसमें शामिल की गई। इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकापियम जो है उपलब्ध है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि द्वितीय संगम का कौन सा एकमात्र ग्रंथ जो है उपलब्ध है, तो तोलकापियम, तोलकापियर के द्वारा लिखा हुआ है। तृतीय संगम के तरफ में चलेंगे तो पहला जो है मदुरा, दूसरा जो है कपाटपुरम और तीसरा जो है उत्तरी मदुरा। तो तृतीय संगम के तरफ चलते हैं हम लोग। तो केंद्र है इसका उत्तरी मदुरा, और इसका जो अध्यक्ष है नकीरर है। नकीरर का नाम हम लोगों को याद रखना है क्योंकि आगे भी नकीरर आएंगे। 49 सदस्य हैं, 49 पांड्य राजाओं का संरक्षण इनको मिला है, कंजर्वेशन। 449 कवियों की रचना है। प्रसिद्ध जो सदस्य हैं इसके वो हैं इरैयनार, कपिलार, परनार और शीतलय सतनार। शब्द जो हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हैं, तो धीरे धीरे याद होगा। शीतलय सतनार जो है मणिमेखलई के रचनाकार हैं। मणिमेखलई वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बौद्ध रचना उसको माना जाता है, जैन और बौद्ध में, और फिर शैव और वैष्णव में ऐसे बाइफर्केट किया गया है, बांट कर और रचनाओं को लिखा गया है, संगम साहित्य की रचनाओं को। संगम साहित्य जो है उनके बारे में आइए देखते हैं। तो संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखित है। तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताओं का प्रेम से संबंध था। क्वेश्चन आएगा कि आगम वर्ग की कविताएं कैसी थी? युद्ध की कविताएं थी, दोस्त मित्र की कविताएं थी, प्रेम संबंधी कविताएं थी, या फिर कृषि की कविताएं थी? तो यह प्रेम संबंधी जो है कविताएं थी, आगम वर्ग की कविताएं। प्रमुख ग्रंथ जो है उसको देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तोलकापियम जो है ये व्याकरण ग्रंथ था। सूत्र शैली, पुरुषार्थ की निर्मावली। पुरुषार्थ जो है उसको बोलते हैं हिंदू धर्म में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको पुरुषार्थ बोलते हैं। इसकी नियमावली है तोलकापियम। परिपादल जो है ये तमिल साहित्य का प्रथम संगीत संग्रह है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे प्रथम संगीत संग्रह कौन सी है, तो परिपादल है। इसी में जो है भक्त प्रहलाद की कहानी है, जो इसलिए देखिएगा तो नरसिम्हा वगैरह जो नाम है वहाँ पर बहुत प्रचलित है तमिल और साउथ इंडिया में। तो हो सकता है कि परिपादल का जो है विशेष प्रभाव रहा हो। कली तोखई ये जो है विवाह की प्रथाओं का उल्लेख है इसमें। पतु पातु ये महत्वपूर्ण है, 6 राजाओं की कहानी है इसमें पतु पातु में। एक और महत्वपूर्ण है कूरल। कूरल जो है तिरुवल्लुवर की रचना है। तिरुवल्लुवर एक वहाँ के संत थे। ये अष्टादश लघु उपदेश गीत का भाग है। तो किसका भाग है? अष्टादश लघु उपदेश गीत का। यह उपदेश तिरुकुलर ने किसको दिया था? तो यह श्रीलंका के राजा और उनके मित्र इलल के पुत्र को शिक्षित करने के लिए दिया गया था। श्रीलंका के राजा थे इलल, उनके पुत्र जो थे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उनके मित्र को शिक्षा देने के लिए तिरुवल्लुवर ने कूरल की रचना की थी। आपको ज्ञात होगा कि जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र का आपने नाम सुना होगा, विष्णु शर्मा का
रचना है। ये पंचतंत्र का जो रचना है, इसकी रचना भी विष्णु शर्मा ने इसीलिए किया था कि एक राजा थे, उनके जो पुत्र हैं, 2-3 पुत्र थे, वो जो है शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, तो विष्णु शर्मा ने कहानियों के माध्यम से जो है समझाया उनको। कुरल जो है तमिल का आधार ग्रंथ तथा तमिल साहित्य का बाइबल या पंचम वेद माना जाता है, तो कुरल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलादी जो है इसको चारों वेद का सार कहा जाता है, एलादी को। आगे चलते हैं हम लोग। संगम युग में जो है कुल महाकाव्य को अगर देखते हैं हम लोग तो 5 महाकाव्य हैं। आइए महाकाव्य की तरफ चलते हैं। तो शिल्पादिकरम है, यह है इलांगो आदिगल के द्वारा रचित है और ये लव स्टोरी है। और यहाँ पर देख लीजिए इलियड और ओडिसी, तो इलियड और जो ओडिसी है ये होमर एक रचनाकार हैं, बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं। वो रहने वाले हैं ग्रीस के, एथेंस के, या बोल सकते हैं यूनान के। तो उन्होंने 2 लिखी और प्रेम पे आधारित और युद्ध पे आधारित 2 उपन्यास लिखा, एक इलियड था और एक ओडिसी। तो उस श्रेणी की जो रचनाएं हैं वो माना जाता है शिल्पादिकरम और मणिमेखलई को। शिल्पादिकरम जो है इलांदो आदिगल के द्वारा रचित है और मणिमेखलई जो है शीतलई सतनार के द्वारा रचित है। तो शिल्पादिकरम जो है तमिल जैन महाकाव्य है और मणिमेखलई जो है बौद्ध। इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो जैन लोग जो हैं शिल्प बनाते हैं, शिल्प गहना वगैरह का दुकान रहता है उन लोग का, तो शिल्पादिकरम जो हो गया जैन का हो गया। नाम तो याद रखना पड़ेगा, इलांगो आदिगल और शीतलई सतनार। जीवक चिंतामणि जो है विग्रह की पुस्तक है, विछोह की पुस्तक है, जैन साहित्य है, तिरुकातेवर द्वारा रचित है। वल्यापट्टी जो है भी जैन साहित्य है और कुंडल केसी ये बौद्ध साहित्य है। तो मात्र टोटल 2 जो हैं बौद्ध साहित्य हैं, एक मणिमेखलई और एक कुंडल केसी। ठीक है, तो ये कहानी आपको मिल सकता है शिल्पादिकरम और मणिमेखलई का। शिल्पादिकरम की कहानी जहाँ ख़त्म होती है वहीं से मणिमेखलई की कहानी शुरू होती है। अब पूरा डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे यहाँ, आप जाके और विकिपीडिया इसका मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। भक्ति संग्रह में चलते हैं आगे हम लोग। भक्ति साहित्य का भी कुछ ग्रंथ है, जैसे तेवरम है, ये शैव साहित्य यानी कि 2 तरह के, नयनार और नयनार और वैसे ही वैष्णव को जो है अलवार कहा जाता था। तो शैव को नयनार, नयन शिव का जो है तीसरा नयन, ऐसे याद रख सकते हैं, से नयनार निकला। तेवरम जो है शैव साहित्य है, इसको 3 लोगों ने इसको जो है कंबाइंड कलेक्शन किया था, संबंदर, अपार और सुंदरर। ठीक है, तो ये याद रखना है। चोल राजा जो है राजराज प्रथम के समय में ये नंबियर नंबी ने जो है इसका पुनः कलेक्शन किया था। दिव्य प्रबंधम जो है ये वैष्णव साहित्य है, ये पूछता है, नामलवर द्वारा रचित है। तो दिव्य प्रबंधम जो है वैष्णव साहित्य है यानी कि अलवार। तिरुमरई जो है शैव साहित्य है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि एक महिला है कराइकल अमैयर, ये कौन थी? तो ये शैव भक्त थी और शैव साहित्य के जो है रचनाकार थी और इसमें तेवरम में इनका योगदान है। तो ये कुछ जो है साहित्य हैं, भक्ति साहित्य जो पूछे जाते हैं। राजनीतिक इतिहास चलिए आइए देखते हैं हम लोग। चोल राज का पहले देखेंगे, फिर पांड्य और चेर का चलेंगे। राजधानी जो है चोल का वो है पुहार, कावेरी पत्तनम। कावेरी जो है निकलती है कर्नाटका से और तमिलनाडु को जाती है। प्रारंभिक राजधानी जो है तो कावेरी जहाँ पतन है वहाँ पर इसका जो है चोल राज्य का जो है राजधानी था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रारंभिक राजधानी जो है उत्तरी मंगलूर या उरैयूर है। राज चिन्ह जो है बाघ या चीता है। तो चोल का जो राज चिन्ह है पूछा जाता है क्या है, तो बाघ या चीता है। प्रथम ऐतिहासिक शासक जो है वो है इरुवप हरले इलन जेतीचेनी। इरुवप हरले इलिन जेतीचेनी ये प्रथम ऐतिहासिक शासक है। एलारा जो है इसका नाम आता है, श्रीलंका विजय करने वाला प्रथम शासक जो है एलारा है। अब मध्यकालीन भारत में श्रीलंका जीतने वाला शासक अलग अलग है और प्राचीन भारत में जो है श्रीलंका जीतने वाला शासक जो है अलग है, एलारा है। कारिकल जो है इसको बोलते हैं पांव जला व्यक्ति। सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है, इसको बोलते हैं कि इसने हिमालय की विजय की थी और इसका जो है वर्णन है शिल्पादिकरम में। ये 160 किलोमीटर लंबा बांध जो है बनाया था कावेरी नदी पर। तो ये कारिकल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, इसका अर्थ है पांव जला व्यक्ति।
अब जो है पत्नी पालय की तरफ चलेंगे। इसके रचयिता जो थे रुद्र कनार थे, और 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं जो है इनको दिया गया था इसकी रचना के लिए। 9वीं सदी के मध्य विजयालय के नेतृत्व में पुनः चोल का उत्थान हुआ मध्य भारत के समय में। चलिए आगे चलते हैं, पांड्य शासक की तरफ चलते हैं। इनका जो है राजधानी मदुरै था और चोल का कावेरीपत्तनम था जैसा आपने देखा। तो इनका राजधानी जो है मदुरै था, मतलब और साउथ में जाइए आप, साउथ ईस्टर्न बॉर्डर पे जाइए, पूर्वी दक्षिण पूर्वी बॉर्डर पर। इनका जो है प्रारंभिक राजधानी कोरकई था, तो इससे कोई मतलब है नहीं, मेन मतलब है मदुरै से। इनका राष्ट्र चिन्ह मछली था। पांडे जी लोग जो है मछली नहीं खाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं याद करने के लिए कि पांडे जी का जो है पांडे राज्य का राष्ट्र चिन्ह क्या था, तो मछली था। अवस्थिति जो है बता ही चुके हैं, सुदूर दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व था। पांडे वंश का प्रथम शासक जो है नेडियोन था, ठीक है, तो ये याद रखना है। और प्रथम ऐतिहासिक शासक जो था इसका पलसालई मुद्दुकुडुमी था, तो ये मुद्दुकुडुमी याद रखना है, तो इससे याद रह जाएगा। नेंडी जेलियन ने प्रसिद्ध, अब नेंडी जेलियन जो इसका शासक था पांडे वंश का, उसने चोल और चेर दोनों को हराया था नेंडू जेलियन ने। तो इसका जो है युद्ध का नाम था तलैयालंगानम का युद्ध। तो चेर और चोल इसमें दोनों को उसने हराया था। आगे चलते हैं नेंडू जेलियन के तरफ में। नेंडू जेलियन ने शिल्पादिकरम के नायक कोवलन को मृत्यु दंड दिया था। शिल्पादिकरम में एक नायक है कोवलन, उसको जो है इसने मृत्यु दंड दिया था। किसने? नेंडू जेलियन ने। तो जैसा कि आपने देखा कि कोवलन को मृत्यु दंड किसने दिया था, तो नेंडू जेलियन ने। नविल ये पांड्य शासक था। नलिव कोडन पांड्य वंश का संगमकालीन अंतिम शासक था। ये पूछेगा नहीं, नेंडू जेलियन के बारे में ही ज़्यादातर पूछता है सवाल, तो ये याद रखना है। अब चेर की तरफ चलते हैं, जो कि मुख्यतः इनका राज्य आज का जो है केरल, वहाँ पर इनका राज्य था चेर लोगों का। तो इनका राजधानी जो है, इनका राजधानी वांजी था। द्वितीय राजधानी जो है तोंडी था। इनका राज्य चिन्ह जो है धनुष था। तो याद आप रख सकते हैं इस तरीके से कि केरल के लोग जो हैं धनुष बाण बहुत ज़्यादा चलाते हैं। तो इनका जो है राज्य चिन्ह धनुष था, राजधानी वांजी था। चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था। चेर जो है या केरल क्षेत्र पांड्य क्षेत्र के किधर था, तो पश्चिम और उत्तर में, यानी कि आप जानते ही हैं केरल की तरफ हो जाएगा ये। इसमें आधुनिक केरल तमिलनाडु का अंश सम्मिलित है, ये जो नीलगिरी वाला पहाड़ी वाला इलाका है। प्रथम चेर शासक कौन था? उदयनजेरल। तो ये सवाल आता है कि प्रथम चेर शासक कौन था, तो उदय जब होगा तब है ना उदयनजेरल होगा। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि प्रथम चेर शासक का जो है उदय हुआ उदयन। चेर से याद रखेंगे जेर, तो उदयनचेरल, ठीक है। नेदुनजेरल आदन, इसकी राजधानी मरंदै थी तथा उपाधि जो है अधिराज की थी नेदुनजेरल। सेनगुटवन इसका नाम आता है ज़्यादातर। सेनगुटवन जो है धर्मपरायण कुटवन इसका नाम था। यह चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो पूछेगा कि सेनगुटवन किस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, तो सेन से चेन याद रखिए। तो इस चेर वंश का सबसे प्रतापी राजा था, और इस शासक को लाल या भल्ला चेर कहा जाता था। तो लाल या भल्ला चेर किसे कहा जाता था? सेनगुटवन को। इसने कद्दल पिरकोतिये अर्थात समुद्र को पीछे हटाने वाला, यह कद्दल पिरकोतिये, ये साउथ का मूवी नहीं देखते हैं ये लोग, बहुत अजीब अजीब तरह का स्टंट करते हैं, वैसे ही इनके राजा भी थे, उनकी कहानियाँ भी थी। तो समुद्र को पीछे हटाने वाला जो है कद्दल पिरकोतिये था, उपाधि लिया था। उत्तर में गंगा विजय भी इसने किया था, ऐसा इसका कहना है। गन्ने की खेती दक्षिण में किसने प्रारंभ की? तो पेरुंजेरल इरमपोरई, ये याद रखना है, पेरुंजेरल इरमपोरई, इसने जो है गन्ना की खेती प्रारंभ करवाया। अंतिम शासक चेर वंश का जो है कुडईको इलंजेरल था, और पत्नी पूजा जो है इसके टाइम में प्रचलित थी, तो ये याद रखना है। संगम युगीन जो प्रशासन था वो किस तरह का था, वो आइए देखते हैं। इस वंश में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था, जैसा सब जगह राजतंत्र था। राजा की उपाधि को, अब ये सवाल पूछता है, को मन्नम वेंदन कार्वनई इरैयन अधिराज, ये सब राजा का उपाधि था। तो पूछ देगा कि निम्न में से कौन सी उपाधि राजा की नहीं है? को मन्नन वेंदन 3 तरह का दे देगा, या को मन्नन अधिराज दे देगा, या को मन्नन इरैयर
और फिर लास्ट में एक और ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए कुछ भी, कि महाराजा धीराज था कि नहीं उस टाइम, सम्राट था कि उस टाइम, तो नहीं था, ये था कोमनन विंदन। का उपाधि देवताओं एवं राजाओं दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, तो का उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है, का या को का उपाधि। राजा का जन्म दिवस जो है पेरुनल कहा जाता था, यानी कि महान दिवस। मनरम का शाब्दिक अर्थ है नगर, जबकि पोडियाल का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक स्थल। तो ये मनरम भी कहा जाता था, आप देख सकते हैं, इसको मन्नम बोला जाता था, और मनरम का अर्थ है, मनरम का जो अर्थ है, किधर है, आइए इधर, हाँ इधर है। तो मनरम जो है इसका अर्थ है नगर, और पोडियाल का अर्थ है सार्वजनिक स्थल। आगे चलते हैं। अनुराधा पौडवाल सार्वजनिक स्थल पे गाना गाती है, तो याद रख सकते हैं पौडवाल जो है सार्वजनिक स्थल होता है। 5 महासभा का उल्लेख है, ठीक है, तो इसको देखते हैं। मंत्री जो है उसको अमैचयार कहा जाता था, पुरोहित जो है इसको पुरोहितार कहा जाता था, सेनापति को सेनापतियार, दूत को दूतार, और गुप्तचर को ओरार कहा जाता था। तो गुप्तचर एक थोड़ा सा अलग लग रहा है, गुप्तचर को ओरार कहा जाता था। अब किस तरीके से था वो है, देख लीजिए। मंडलम, इधर से चलिए। मंडलम छोटा इकाई है राज्य का, फिर नाडु है जो जिला हो जाता था, जिला के बाद जो कमिश्नरी बोलते हैं उसको ऊर है, और ऊर के बाद में पेरूर जो स्टेट होता था। तो ये था संपूर्ण राज्य का, नहीं उल्टा बोल दिए, इधर से चलेगा। पेरूर हो गया गांव, गांव हो गया, गांव का प्रखंड हो गया, प्रखंड का फिर नाडु हो गया जिला, जिला का फिर मंडल, ऐसे पेरूर, ऊर, नाडु और मंडल, ये है संपूर्ण राज्य का इस तरीके से कॉम्बिनेशन। मतलब छोटा वाला गांव पेरूर, फिर बहुत सारे गांव का कलेक्शन ऊर, फिर उसका फिर कलेक्शन माने प्रखंड का कलेक्शन, तो ये हो गया नाडु। जैसे तमिलनाडु, तमिलनाडु मतलब तमिल लोगों का जिला छोटा छोटा, और मंडल मतलब संपूर्ण राज्य। पड़ोसी क्षेत्र को पक्कम कहा जाता था, यानी कि याद कर सकते हैं इसको जो है निमोनिक्स से, कि पका देता था, पका देता है पड़ोसी लोग, तो इसको ऐसे याद किया जा सकता है। राजस्व प्रशासन कैसा था, तो राजस्व का जो प्रमुख स्रोत था वो भूमिकर था, ठीक है, और इसे कुडमई या ईरई कहा जाता था। तो ये पूछता है, तो भूमिकर को कुडमई या ईरई कहा जाता था। माप का जो इकाई था मा या बेली था, जैसे बलि जो है वो उपहार बोला जाता था पहले ऋग्वैदिक काल वगैरह में, लेकिन यहाँ जो है बलि, ये जो है माप की इकाई है, और माँ और बलि, माँ का बलि दीजिए मापने के लिए, और माँ बेली। उपहार जो है इसको इरादू कहा जाता था, उपहार को। कर वसूलने वालों को वरियार कहा जाता था, जो माने बड़ियार है, जो मजबूत है, वही कर वसूलेगा, इस तरह से याद कर सकते हैं। भू राजस्व जो है 1/6 था। चोल का जो कोषागार था वो कुंभकोणम कहा जाता था कोषागार को, तो ये याद रखना है। जैसे ये कुंभ का मतलब होता है विशाल, कुंभ का और मतलब होता है बड़ा सा, शायद अनागार, इस तरह का। तो चोलों का जो कोषागार था वो कुंभकोणम कहलाता था। न्यायालय प्रशासन कैसा था, तो न्यायालय प्रशासन को मनरम कहा जाता था न्यायालय को, तो ये भी याद रखना है। सैन्य प्रशासन जो है पैदल, हस्ती, अश्व और रथ, इस तरह से थे। वीरों का जो स्तंभ है वीरगल या वीरकल, ये पूछता है सवाल कि वीरों का स्तंभ को क्या बोला जाता था, तो वीरकल या बिरगल। और सेनापति को जो है एनाडी कहा जाता था, ठीक है, सेनापति को एनाडी याद रखना है। सामाजिक जो जीवन था वो क्या था, वो ये 4 याद रखना है। सुड्डुम ये ब्राह्मण को बोला जाता था या बुद्धिजीवी वर्ग को। अरसर योद्धा को, जैसे करसर होता है वैसे ही अरसर हो गया। वेनिगर व्यापारी को। बनिया वर्ग को, ब से बनिया, ब से बेनीगर याद रख सकते हैं। वेलाल किसान वर्ग को बोला जाता था, तो वेलाल वहाँ अभी भी बोला जाता है, तो किसान वर्ग थे, वेलाल जो थे। तो फिर से चलिए देखते हैं। सुडुम जो है ब्राह्मण को कहा जाता था, अरसर जो है योद्धा को, वेनिगर जो है व्यापारी को, और वेलाल जो है किसान वर्ग को। विवाह कैसा था, तो तोलकापियम में 3
तुल्कापियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जैसा वेदों में भी, वेद के बाद का काल में, वैदिक काल में जिक्र है। पंचतीनई प्रेम विवाह को कहा जाता था। कैकिनई एक पक्षीय, जैसे राक्षस और पैशाच विवाह को, एक पक्षीय प्रेम को, उसके विवाह को कैकिनई कहा जाता था। और पंचतीनई प्रेम विवाह को, प से प्रेम हो गया, प से पंचतीनई हो गया, प से पंचतीनई, प से प्रेम, तो ऐसे याद कर सकते हैं। नर्तक नर्तकी को पाणर, हमारे यहाँ पे पाणर पड़रिया ऐसे बोलते हैं अभी भी, जो बच्चा का जो नृत्य करते हैं, उनका किसी के घर में बच्चा होता है तो पैदा, तो पाणर बोलते थे। तो पाणर ये जो है साउथ इंडियन से लिया हुआ शब्द है। विडालियर भी इसको कहा जाता था, नर्तकी और नर्तक को। सती प्रथा का प्रचलन था। तो ये कुल मिला के जो है सामाजिक जीवन था उस समय का। आर्थिक जीवन की तरफ में चलते हैं तो देखिए, मरुदम सबसे उपजाऊ भूमि था। मरु से होता है मरा हुआ भूमि, तो मरा हुआ भूमि से याद रखना कि मरा हुआ भूमि इनका नहीं था, मरा हुआ भूमि नहीं था, उसमें दम था। तो मरुदम जो है, याद करने का टेक्निक है, निमोनिक्स यही है। अब जब याद ना हो तो, वो भी साउथ का नाम। तो मरा हुआ जो भूमि नहीं था उसमें दम था, मरुदम है। तो उपजाऊ कृषि भूभाग था। कुरिंची जो था, ज्वार धान बांस चीड़ कृषक के रहने का स्थल था। मूलई जो है पशुपालक को कहा जाता था। जैसे कश्मीर के जो है मुल्ला लोग, मुसलमान लोग पशुपालक होते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे याद कर सकते हैं मुल्लई। नेथल जो था समुद्रवर्ती क्षेत्र था। और हे नाथ बोलते हैं, जब समुद्र को सुखाने का कोशिश करते हैं तो हे नाथ बोलते हैं राम भगवान किसको, शिव जी को। तो याद रख सकते हैं कि शिव जी को कहाँ बोलते हैं, नाथ। तो ये नाथ बोलते हैं कहाँ, समुद्र के किनारे। तो उससे हो गया नेथल। तो नेथल मतलब समुद्र के किनारे का भूमि। पाले जो है, जैसे ज़्यादातर भेड़ वगैरह का पालन कहाँ होता है, रेगिस्तान में। तो पालन से जुड़ा हुआ जो वर्ड है वो है रेगिस्तानी भूमि। तो ये भूमि है, फिर से देख लीजिए। मरुदम जो मरा हुआ नहीं हो भूमि, दम हो जिसमें, मरुदम उपजाऊ होगा। कुरिंची ज्वार धान बांस चीड़ कृषक के रहने का स्थान को कुरिंची कहा जाता है। मुलई जो हो गया, बहुत सारे मुल्ला लोग पशुपालक हैं कश्मीर के, तो ये मुलई हो गया पशुपालक वर्ग। नेथल ये राम जी का कहानी बताएं हम, तो ये समुद्रवर्ती हो गया। हे नाथ बोले हैं शिव जी को समुद्र के किनारे। और पालई जो है रेगिस्तान, जो पालने पोसने का काम करते हैं जानवरों को, वो रेगिस्तान में बहुत सारा होता है। तो वहाँ पे जो है पालई, उसके भूमि को कहा जाता है। पालई किसको बोलता है, रेगिस्तानी भूमि को। ये निमोनिक से याद रखने के लिए। व्यापार जो है वो देखते हैं। तो रोम के साथ व्यापार था। संगम कालीन में बहुत सारा व्यापार जो है रोम से होता था। ये नेचुरल हिस्टोरिका में जो है जिक्र है, कहता है कि प्लिनी की आंसू बहाता है कि अरे हमारे यहाँ से तो सारा सोना जो है चला जा रहा है भारत में, ये संगम को अब हम लोग क्या करेंगे। सर्वाधिक रोम के साथ व्यापार होता था अगस्टक के समय में, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद खुदाई में आरिकमेडू जो है, आरिकमेडू जगह है पांडिचेरी में, वहाँ से रोमन बर्तन मिले हैं। इससे पता चलता है कि रोम से व्यापार होता था, वहाँ से दीप वगैरह मिला है। पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी, जिसका कि लेखक पता नहीं है कि कौन लिखा है, उस किताब में कई बंदरगाहों का उल्लेख है जो संगमकालीन बंदरगाह थे। कोरकई को पेरिपल्स में कॉल्ची, तो पूछता भी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉल्ची किसको कहा जाता था। तो कॉल्ची जो है बंदरगाह कोरकई को कहा जाता था। समुद्र मोतियों के लिए विख्यात था। और किसके लिए विख्यात था कॉल्ची, ये भी पूछता है, तो समुद्र के मोतियों के लिए। प्लिनी भारत को सोना देने पर आंसू बहाता है, ये तो बता चुके हम। नौरा जो है कनौर, तोंडी जो है आधुनिक पोनानी, और नेल्सिंडा जो है कोट्टयम के निकट है। पांडे का व्यापारी मंडल जो था रोम ऑगस्टक, भड़ौच के, जो अभी भड़ौच है गुजरात में, वहाँ के बंदरगाह से वो पहुँचता था। शायद ये आखिरी पेज है, आखिरी पेज है, इसको देख लेते हैं। तो वही 35 मिनट लगता है, लगभग 35-40 मिनट मैंने बोला ही। संगम युगीन धर्म कैसा था, उत्तर भारतीय धर्म को दक्षिण में फैलाने का श्रेय अगस्त ऋषि को जाता है।
और या कौंडिन्य ऋषि को। कौंडिन्य या अगस्त्य एक ही बात है, दोनों को अगस्त को ही कौंडिन्य बोला जाता था। तो ये मैंने शुरू में बताया कि अगस्त ऋषि जो हैं वो जिम्मेवार थे आर्यकरण के लिए दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत का जो प्रमुख देवता है वो मुरुगन है, सुब्रमण्यम, और इनको कहा जाता है कि ये शिव के जो हैं एक और पुत्र हैं, इसे आमतौर पे जाना जाता है। इनको कहा जाता है कि शिव के जो पुत्र हैं, एक तो हैं गणेश जी और दूसरे हैं, इनको कार्तिकेय के रूप में माना जाता है। ठीक है, स्कंद जो है कार्तिकेय से तादाम स्थापित करता है। मुर्गन का जो प्रतीक है वो कुकुट है, कुकुट मतलब मुर्गा। ठीक है, तो उनके मुर्गा भी मुर्गन के साथ में रहता है। देखिएगा कहाँ से 100 कलश के साथ कांसे का मुर्गन प्राप्त हुआ है ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आदि चंद्रूर से जो है मुर्गन प्राप्त हुआ है 100 कलश के साथ में। इंद्र का प्रमुख स्थान, इनके मंदिर को वज्रकोटम कहा जाता था, इंद्र का प्रमुख स्थान था वहाँ पर, और इनके जो इंद्र के मंदिर होते थे उसको वज्रकोटम कहा जाता था। संगम साहित्य में विष्णु को तिरुमल, विष्णु को जो है अभी भी तिरुमल का मंदिर जानते होंगे, तिरुमल कहा जाता था। विष्णु मंदिर को विनागर कहा गया है। और मणिमेखलई में कापालिक शैव सन्यासी का जिक्र है, जो शीतलई सतनार के द्वारा जो मणिमेखलई रचित है बौद्ध ग्रंथ, उसमें जो है शैव सन्यासी का जिक्र है। संगम युग में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव था और अलवार और नैनार संतों का भी प्रभाव था। अब चलते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने लिया है जुड़ा हुआ, तो उसको देख लेते हैं जल्दी से। पश्चिमी तट जो है वो था मुसरी, तोंडी, कोडुमनन, और पूर्वी तट जो है उसको बोलते थे पुहार। तो ये पूछता है कि पूर्वी तट कौन था, तो पुहार था। क्लासिकल ग्रंथ की तिथि जो है 1000 BC से 100 AD तक मानी जाती है, मैंने 200 वर्ष के अंदर में ये मणिमेखलई और शिल्पादिकर्म वगैरह का रचना हुआ। चेर वंशीय जो है सेनगुटवन है सबसे प्रतापी शासक जैसा कि हम लोगों ने देखा भी। कोलची जो है कोरकई, इसको कहा जाता था, ये पांड्य देश था और मोती के लिए प्रसिद्ध था, हम लोगों ने देखा। पांड्य जो है नेंडुजेलियन, नेंडुजेलियन जो है पांड्य वंश का बहुत बड़ा शासक था और शायद संस्थापक भी था। तमिल साहित्य में वर्णित पथ कर जो है, हाँ ये आता है कि पथ कर को क्या बोला जाता है, रोड टैक्स को, तो ये जो है उल्गू कहा जाता था। तमिल साहित्य में इसका वर्णन है। नडुकल जो है स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता था, यानी कि जैसे पत्थर वगैरह पे लिख के और अभिलेख के तौर पे जो है चिप कहीं पे गाड़ देते हैं, तो उसको जो है नडुकल कहा जाता था। सेन गनान चोल और सेन गुटवन चेर, ये जो है राजा थे। कुरिंची जो है रहने वाले जगह को कहा जाता है, तो कुरिंची जो है आखेट खाद्य संग्रह को कहा जाता था। मूलई जो है पशुपालन, मूला लोग कश्मीर में पशुपालन करते हैं, याद रखने के लिए ऐसा बोले मुसलमान लोग। मरुदम ये है जिसका ज़मीन जो है मरु नहीं हो, उसमें दम हो। खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज़्यादा उर्वरा ज़मीन मरुदम कहते हैं। भंडारण नेथल नाथ वाला जो है मत्स्य जो है समुद्र के किनारे का जो है जिक्र हुआ नेथल के माध्यम से। राजसू यज्ञ को पेरुन कीली चोल राजा ने किया था। समुद्र पूजा जो है नेडियोन ने किया था। पलसालय यज्ञशाला जो है मुदुकुडुमी, ये सबसे जो है प्रतापी राजा था चोल वंश का। महाभारत का महाभोज जो है कराया था उदयन जेरल ने, तो उदयन जेरल याद रखना है आपको। इंद्र की पूजा जो है उदयन जेरल जो है चेर वंशीय शासक था। ये पूछता है कि महाभारत का महाभोज किसने दिया था, और ये प्रथम शासक था। ठीक है, उदयन जेरल चेर वंश का। इंद्र की पूजा किसने की थी? इंद्र की पूजा को पुहार में किया जाता था, पुहार एक जगह होता था, वहाँ पे किया जाता था। वेलन किसका नाम था? तो मुरुगन स्वामी को वेलन भी कहा जाता है। बुद्ध चरित्र पतिन पालय में बुद्ध चरित्र को दर्शाया गया है। हिमालय जो विजेता था करिकाल को कहा जाता था, या नेंदुजेरल आदन को, दोनों को जो है हिमालय विजेता कहा जाता था। कुडमई जो है भूमि कर होता था। माँ जो है भूमि कर होता था, सॉरी भूमि की इकाई जो होता था, माँ बेली बोले थे। वारियर जो है कर वसूलने वाला, बड़ियार जिसको बोलते हैं, तो वारियर वही ना, बड़ियार जो है कर वसूलेगा, तो वारियर जो है कर वसूलने वाला अधिकारी। मनरम जो है राजा का न्यायालय होता था। वेरजी जो है पशु चोर को कहा जाता था,
1 मिनट इसको हम लोग इधर लाते हैं खींच के। तो तुम इधर नहीं आओगे यार, ठीक है नहीं आओगे तो। वेरजी जो है पशु चोरी को कहा जाता था। पुलैया रस्सी बांटना को पुलैया कहा जाता था। कडेसियर जो है कृषक मजदूर को, परदवर जो है मछुआरा को कहा जाता था। पदमार जो है ब्राह्मण को कहा जाता था। जो उत्तर से जो दक्षिण में जो गए थे ब्राह्मण, ये क्वेश्चन जो है पूछता है, ये क्वेश्चन बीबीआई है कि पदमार किसको कहा जाता था। तो उत्तर से जो दक्षिण ब्राह्मण गए थे उनको पदमार कहा जाता था। कपिलार जो है वो राजा को कहा जाता था या पारी कहा जाता था। तो इसमें कुछ 2-4 तथ्य हैं महत्वपूर्ण, उसको आइए देख लेते हैं फिर से हम लोग। तो एक तो है कि वेरजी पशु चोरी को, पदमार उत्तर में बसे उत्तर से दक्षिण गए राजा को, और इसमें जो है महाभारत का महाभोजन उदयन जीरल ने करवाया था, चीर शासक था प्रथम, और वेलन जो है ये मुरुगन स्वामी का नाम है। तो इस तरीके से ये जो है चैप्टर है संगम कालीन, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो बने रहिए अगले वीडियो तक हमारे साथ में, उसके आगे भी बने रहिए जब तक हम लोग साथ साथ चल सकते हैं इस YouTube के माध्यम से। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आई थिंक 30 मिनट हुआ है और 30 मिनट में ये पूरा शॉर्ट नोट्स आपको मिल गया। धन्यवाद।